हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस पर बात करें। तो स्वेच्छा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट का है, किस चीज के लिए ये प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेनमार्क लीगली बाइंड कर रहा है फार्मर्स को कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि डेनमार्क जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉरेस्ट्री सेक्टर पर टारगेट कर रहा है कि वहां से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है उसको रिड्यूस करेगा डेनमार्क। तो इस पर हम लोग देखेंगे, एक आर्टिकल सामने आया है। सेन काकू आइलैंड, क्वेश्चन आ सकता है ये आइलैंड कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है जापान के नजदीक में ये एक डिस्प्यूटेड, विवादित आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिस पर चाइना का भी क्लेम हम लोग को सामने नजर आ रहा है। इसके बारे में पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को, तो इसको हम लोग देखेंगे। पीएम केयर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, तो इसको फिर से जो है वो हम लोग कवर करेंगे। HIMS प्रोजेक्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट का है, किस चीज के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, तो उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स नोबल प्राइज 2021, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे किसको ये प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है, और किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, तो इस चीज को समझेंगे। वर्ल्ड एयरलाइंस ने कमिट किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन को 2050 तक, टारगेट कर रही है वर्ल्ड एयरलाइंस कि 2050 तक ये नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो करेंगी। तो इस पर एक शानदार आर्टिकल है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड इट्स रिपोर्ट, तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क और उसकी रिपोर्ट सामने आई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि साबरमती नदी जो है उसको कंजर्व करना है, उसको लेकर ये ऑर्डर है, तो ये क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर क्या चेंजेस जो है वो सामने आए हैं वन संरक्षण अधिनियम में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो स्वेच्छा कार्यक्रम, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये कार्यक्रम जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये कार्यक्रम जो है वो कहां, मतलब किन, मतलब कार्यक्रम के अंदर किनको बेनिफिट्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली वहां पर स्टूडेंट्स को, तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बेनिफिट मिलेगा, राइट। और स्टूडेंट्स को 7वीं से लेकर 12वीं क्लास के, जो बच्चियां 7वीं से 12वीं क्लास की हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। बताया जा रहा है 10 लाख से ज्यादा बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन जो है वो दी जाएगी। तो स्वेच्छा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का है, राइट। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। 7वीं से 12वीं क्लास की बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराने का ये प्रोग्राम है। ये 3 पॉइंट बस आपको ध्यान में रखने हैं। इन 3 पॉइंट के अलावा बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात करें डेनमार्क की। डेनमार्क टारगेट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के ऊपर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के ऊपर जो है वो डेनमार्क का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये फोकस कर रहा है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर से 55% और 65% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये रिड्यूस करेगा 2030 तक। अब किस लेवल से रिड्यूस करेगा, तो 1990 में जितना ग्रीन हाउस गैस हुआ करता था उसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर सेक्टर से 55% रिड्यूस करेगा, फॉरेस्ट्री सेक्टर से 65% रिड्यूस करेगा 2030 तक डेनमार्क। तो ये इसका टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और लीगली बाइंडिंग इसको बनाया गया है, मतलब कि जो भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर या फॉरेस्ट्री सेक्टर से एसोसिएटेड हैं तो उनको जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, राइट। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो ये टारगेट है, क्या ये सोनली डेनमार्क का टारगेट है, तो नहीं, ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। यूरोपियन यूनियन के अंदर बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि टोटल कितनी कंट्रीज आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती हैं, यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं, टोटल कितनी कंट्रीज हैं, लिखकर बताएं। तो यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट है जिसमें ये फोकस करते हैं क्लाइमेट और एनर्जी के ऊपर। क्लाइमेट और एनर्जी का इनका टारगेट है, बाइंडिंग टारगेट है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को जो है वो क्लाइमेट चेंज पर टारगेट करना है, एनर्जी पर टारगेट करना है, जैसे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से शिफ्ट करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जो है वो फोकस करना है, कंट्रीब्यूट करना है, राइट। तो ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। तो इसी टारगेट के तहत ये वाली चीज भी आती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने वाली है क्लाइमेट के अंदर, राइट, यूरोपियन यूनियन की। तो ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है, ना कि सोनली डेनमार्क का, जिसको यूरोपियन डेनमार्क जो है वो फॉलो कर रही है यूरोपियन यूनियन के टारगेट को, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है। डेनमार्क ने ये प्लान दिसंबर 2019 में अडॉप्ट किया था। तो ये वाली चीज हालांकि अपने लिए काम की नहीं है, बट आपको सिंपली पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का ये टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको डेनमार्क ने जो है वो फॉलो किया है,
जिसके तहत ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो रिड्यूस कर रहा है 55%, 65% एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर। बस दैट्स इट, इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। अब देखिएगा, इस डिस्कस करेंगे सेन काकू आइलैंड के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपसे मैप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेन काकू आइलैंड कहाँ है? तो ताइवान के नजदीक में ये सेन काकू आइलैंड है। आज की डेट में जापान के अंडर है, बट चाइना इस पर क्लेम करती है। चाइना बोलती है कि ये सेन काकू आइलैंड जो है वो चाइना का है, जापान ने इससे आइलैंड जो है वो हथिया लिया है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया? तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम फूमियो किशिदा इनका नाम है। तो इनकी अभी बेसिकली फोन पर चर्चा हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ, राइट, जो बिडेन के साथ इनकी फोन पर चर्चा हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को कहा कि तुम टेंशन मत लो, जो इशू जो चल रहा है, जो डिस्प्यूट जो चल रहा है, जो चाइना तुम्हारे ऊपर जो है वो आरोप लगा रहा है सेन काकू आइलैंड को लेकर कि सेन काकू आइलैंड जो है वो लौटाओ उसको, और वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो ये सुनिश्चित कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स जापान को कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेन काकू आइलैंड जो है वो जापान के पास ही रहेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। जो डिस्प्यूटेड ईस्ट चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे हम लोग आइलेट्स कहते हैं, राइट, जैसे कि सेन काकू आइलैंड जो जापान का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो वो उस पर जो है वो पूरी तरह से हक जो है वो जापान का ही होगा। ये श्योरिटी जो है वो फोन कॉल पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो दी है। और ये श्योरिटी कैसे दी है? तो एक ट्रीटी है, यूनाइटेड स्टेट्स जापान की सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जापान को डिफेंड करता है, राइट, जिसके अंदर अनइनहेबिटेड आइलैंड्स भी शामिल है, यानी कि ऐसे आइलैंड जहां पर लोग नहीं रह रहे हैं, जो कि जापान के हैं, उस पर अगर कोई दूसरी टेरिटरी, तो कोई दूसरी कंट्री अगर कंट्रोल करना चाहेगी या कंट्रोल करेगी, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसको डिफेंड करेगा, राइट, यानी कि उस कंट्री को डिफेंड करेगा, सपोर्ट करेगा जापान को, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये सिंपल सा एक बैकग्राउंड आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, इस ट्रीटी के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। अब सेन काकू आइलैंड की बात करेंगे, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने भी आपको दिखाई। ईस्ट चाइना सी जो जापान और चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में हमें देखने को मिलती है, वहां पर ये आइलैंड है, राइट। ताइवान के काफी नजदीक हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। ये आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 5 अनइनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब कि जहां पर लोग नहीं रह रहे हैं, ऐसे 5 आइलैंड है, और 3 बेरेन रॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, छोटे से आइलेट्स जिसे कहा जाता है। अब देखिए गाइस, क्या ग्राउंड्स है जिस आधार पर जापान का टेरिटोरियल सोवरेनिटी इस सेन काकू आइलैंड के ऊपर होता है। तो अब आप चीजों को ध्यान से पहले समझिए, राइट। तो मैं आपसे चाइना और जापान की पहले बात करता हूं, राइट, चाइना और जापान की। देखो, एक समय था, मैंने पहले भी आप लोग को इस इशू के बारे में जो है पढ़ाया हुआ है। एक समय था जिस समय हमने देखा था कि जापान ने कंट्रोल कर लिया था चाइना के ऊपर। जापान ने चाइना को अपने मतलब कंट्रोल में ले लिया था, मतलब कि जब चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया था जापान ने, एक छोटी सी कंट्री, उसने पूरे के पूरे चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसमें ताइवान भी जो था वो इंक्लूडेड था, और भी काफी सारी टेरिटरी, छोटे छोटे आइलैंड इंक्लूडेड था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था कि ताइवान के काफी नजदीक सेन काकू आइलैंड हमें देखने को मिलता है। जब जापान ने इस प्रकार से कंट्रोल किया था चाइना ताइवान की टेरिटरी के ऊपर, राइट, तो उसी समय इसने सेन काकू आइलैंड को भी और भी काफी सारे आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर बाद में चल के जब ये सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 की हुई थी, जिसके तहत लीगली डिफाइन किया गया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान की टेरिटरी कितनी होगी, कौन से एरिया में होगी, तो उस समय जापान जो है वो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप कर लिया, तो ये पीरियड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके बाद जापान जो है वो काफी तेजी से उड़ रहा था, काफी तेजी से, मतलब कि उसने चाइना को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कई बार कहने के बावजूद भी जो है वो जापान हट नहीं रहा था। फिर इवन एक घटना ये हुई थी कि जापान ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो हवाई जो टेरिटरी हम लोग को आइलैंड देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है वो बॉम्बार्डिंग कर दी थी। वहां पर इसने टारगेट किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी नेवल फोर्स है, इसकी जो एयरक्राफ्ट वगैरह है, उसको सबको डैमेज कर देगा, पूरी तरह से तहस महस कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स के ये नेवल फोर्स को, एयर फोर्स को, राइट। तो ये चीज इसका प्लान था, बट इसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बट मेजर डैमेज जो है वो जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कर दिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स गुस्सा खा के बैठा ही हुआ था इसकी इस एक्टिविटी के कारण, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, राइट, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसके बारे में आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं, पूरी घटना के बारे में जो घटी थी। तो ये घटना का बैकग्राउंड यही था कि जापान ने जब चाइना को अपने कंट्रोल में लिया, यूनाइटेड स्टेट्स की सुन नहीं रहा था, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स के आइलैंड के ऊपर इसने बॉम्बार्डिंग जो है वो कर दी थी, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स के हवाईयन आइलैंड पर जाकर वहां पर जो उसकी नेवल फोर्स वगैरह थी, एयर फोर्स वगैरह थी, तो उस पर बॉम्बार्डिंग कर दी थी, डैमेज कर दिया था उनके पोर्ट्स वगैरह को,
राइट, बट पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाया था। उसको रिटेलिएट किया फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने और उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। फिर जब शांति वगैरह होना शुरू हुई तो जापान से कहा गया कि आपने जितने भी आइलैंड्स वगैरह, जितनी भी टेरिटरी वगैरह चाइना की जो अपने कंट्रोल में करी थी, उसको जो है वो आपको रिटर्न करना है। तो जापान ने सब कुछ तो रिटर्न कर दिया, बट काफी सारी आइलैंड जो है वो रिटर्न नहीं किए, जिनमें से एक सेनकाकू आइलैंड है। और चाइना यही बोलता है कि सेनकाकू आइलैंड जो है वो एंशियंट पीरियड से चाइना का हिस्सा है, राइट, और जिसे जापान ने जो है वो फोर्सफुली अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया है। तो देखिए, सेनकाकू आइलैंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटरी विद जापान रिनाउंस अंडर आर्टिकल 2 ऑफ सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी ऑफ 1951। तो देखो, ये सैन फ्रांसिस्को की पीस ट्रीटी है 1951 की, जिसके तहत जापान जो है उसे चाइना को वापस करना था वो टेरिटरी जो कि उसने कब्जे में ली थी। तो उस समय इसने सेनकाकू आइलैंड को जो है वो वापस नहीं किया था, राइट। एंड आर्टिकल 3 ऑफ द ट्रीटी, मतलब इस आर्टिकल 3 के अंदर, इस ट्रीटी के, कि आइलैंड्स वर प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज पार्ट ऑफ नानसेई शोटो आइलैंड्स, राइट, और सेनकाकू आइलैंड्स इंक्लूडेड इन द एरियाज हुज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वर reverted to Japan in accordance with the agreement between Japan and United States of America concerning Ryukyu Island and डाइटो आइलैंड दैट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1972। अब देखो हुआ क्या था। तो जब ये डिस्प्यूटेड आइलैंड की जब बात आई, राइट, कि ये आइलैंड जो है वो कौन से डिस्प्यूटेड है, राइट, जैसे वेरियस आइलैंड्स थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि ये पूरी टेरिटरी जो होगी वो अब यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में चली जाएगी। तो मतलब कि ना जापान को ये टेरिटरी मिली, ना चाइना को ये टेरिटरी मिली। ये टेरिटरी चलेगी किसके पास? कुछ समय के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के पास। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो जापान के साथ एक ट्रीटी करी, जिस ट्रीटी के तहत जो है वो इसने रिटर्न कर दिए पूरे के पूरे आइलैंड इंक्लूडिंग सेनकाकू आइलैंड आल्सो टू जापान। तो अब आप स्टोरी को समझिए। पहले जो स्टोरी थी, पहली स्टोरी मैंने आपको क्या समझाई थी कि चाइना और जापान के बीच में इशू चला, जापान ने चाइना की टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। फिर सैन फ्रांसिस्को की जो है वो ट्रीटी हम लोग को देखने को मिली, जिसके तहत जापान को जो है वो चाइना को अपनी कब्जा की हुई टेरिटरी को रिटर्न करना था, लौटाना था। जापान ने जो भी टेरिटरी चाइना की जो है वो अपने कंट्रोल में रखी थी, उसको उसे रिटर्न करना था, लौटाना था। इसने सब तो लौटा दिया, बट सेनकाकू आइलैंड को नहीं लौटाया। फिर डिस्प्यूट शुरू हो गया। फिर जब डिस्प्यूट शुरू हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप किया और बोला कि ये पूरे आइलैंड जो होंगे उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स का होगा, ना चाइना का ना जापान का। ठीक है, यहां तक बात ठीक थी। फिर क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के साथ एक ट्रीटी करी, एग्रीमेंट किया, और जितने भी ये आइलैंड थे वो जापान के कंट्रोल में दे दिए, जापान के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है वो दे दिए। फिर यही है कि चाइना जो है वो क्लेम कर रहा है, चाइना का कहना है कि ये आइलैंड जो है ये एंशियंट पीरियड से, एंशियंट समय से जो है वो चाइना का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड रह चुका है, और इसे चाइना की ताइवान प्रोविंस जो है वो एडमिनिस्टर करती थी। और एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, शिमोनोसेकी की संधि जो है, इसमें ताइवान को जापान को सौंप दिया गया था। मतलब इस ट्रीटी के तहत ताइवान जो था वो जापान के कंट्रोल में जो है वो चला गया था। फिर बाद में जब इश्यूज हुए थे, फिर ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को हम लोग को देखने को मिली थी। तो उस ट्रीटी के दौरान, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ये डिसाइड किया गया कि जापान की फाइनल टेरिटरी जो होगी वो कौन सी होगी, कौन से एरिया जापान के कंट्रोल में आएंगे, तो उस समय इसने ताइवान को तो रिटर्न कर दिया, बट इसने बहुत सारे आइलैंड जो है वो रिटर्न नहीं किए, जिसमें एक सेनकाकू आइलैंड हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, सेनकाकू आइलैंड को दिया ओयू भी कहा जाता है, या फिर इस पूरे मुद्दे को सेनकाकू इशू या फिर दिया ओयू इशू या मुद्दा भी जो है वो कहा जाता है। और ये मुद्दा इस बात पर प्रकाश डालता है कि चीन, चाइना, पूर्वी चीन सागर यानी कि जो ईस्ट चाइना सी जो है, दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी जो है, और भारत के कुछ एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं जिस पर अपना कंट्रोल जो एस्टैब्लिश करता है, जिस पर अपने दावे को एस्टैब्लिश करता है कि उसका दावा है। तो ये सेनकाकू के ऊपर जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, उस पर अपना क्लेम कर रहा है, राइट। तो ये इसकी एक्टिविटी एक्सपेंशनिस्ट की उसको और ज्यादा गंभीर तौर से बढ़ा देता है, यानी कि ये पूरा मुद्दा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है, एक्सपेंड करता है, हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारा लद्दाख वाला एरिया हो गया, राइट, तो उस पर जैसा स्काई चीन के बाहर भी बाउंड्री वो स्टैब्लिश करता है, राइट। अभी जो इशू हुआ था पैंगोंग सो लेक के पास, याद आ रहा है आपको? पूरा इशू हमने देखा था। फिर सिक्किम वाले एरिया पर अपने कंट्रोल को हासिल करने की कोशिश करता है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, इवन इसका तो क्लेम ये भी है कि ये बोलता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा जो पार्ट है वो चाइना का हिस्सा है। तो ऐसी इसकी हरकतें हमें देखने को मिलती हैं। और ये सब जो एक्टिविटीज इसकी जो हो रही है साउथ चाइना सी पर, ईस्ट चाइना सी पर, तो वो और इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को, एक्सपेंशन करने की जो पॉलिसी है उसको और मजबूत बनाती है।
और दूसरे बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज के साथ ताइवान, ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, तो इनके साथ साउथ चाइना सी पर ऑलरेडी इसका इश्यूज है ही है, राइट। आइलैंड को लेकर, रीफ को लेकर, बैंक्स को लेकर और भी दूसरे फीचर जो साउथ चाइना सी में है उसको लेकर, इसमें स्पार्टली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड हम लोग को, शोल आइलैंड देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ टोंकिन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन सब एरियाज पर मेनली इशू जो है वो चाइना की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आप लोग को थोड़ी सी होनी चाहिए। हालांकि इस टॉपिक को पहले भी अपन डिटेल में जो है वो कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। जरा बताओ मुझे पीएम केयर्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं पीएम केयर्स का फुल फॉर्म। तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। CARES, अगर ये एंड हटा दो तो CARES, केयर्स, राइट। तो ये पीएम केयर्स स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि टोटल 845 कोविड-19 ऑर्फन जो है, अनाथ जो बच्चे हैं, उन्हें अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है और अप्रूव किया जा चुका है कि पीएम केयर्स फंड के तहत उन्हें बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम की बात करें तो मई 2021 में ये स्कीम जो है वो लाई गई थी कि जितने भी बच्चे जो है कोविड अफेक्टेड बच्चे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है, तो सभी बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को या फिर एक पेरेंट को, सर्वाइविंग पेरेंट को, या लीगल गार्जियन या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स को खोया है कोविड-19 के कारण, राइट, तो उनको इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा उन बच्चों को। यानी कि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है उनकी मौत हो गई, राइट, डेथ हो गई, वो अनाथ हो गए जो बच्चे, तो उनको, और सभी बच्चे एलिजिबिलिटी में सभी बच्चे आते हैं, राइट, पुअर ये सब कुछ इसमें क्लॉज इंक्लूडेड नहीं है, सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड जो है वो किया गया है, एवरी चाइल्ड, एवरी इंडियन चाइल्ड। तो इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके गार्जियंस को कोविड-19 के दौरान जो है वो जिनकी डेथ हो गई और जो बच्चे अनाथ हो गए, तो उनको इसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस स्कीम के क्या फीचर्स हैं, तो देखो, बच्चे का फिक्स डिपॉजिट जो है वो खुलवाया जा रहा है, हर एक बच्चे का 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट, राइट। जैसे ही वो बच्चा या बच्ची 18 साल की उम्र की हो जाती हैं, तो उनको जो है वो 10 लाख रुपीज जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और 10 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी प्राइवेट स्कूल पर डे बोर्डिंग के तौर पर जो है वो एडमिशन करवाया जाएगा। फिर जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र में है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, तो यहाँ पर उनका एडमिशन करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चे जो हैं उन्हें एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, कि जिससे कि अगर उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर करना है, तो उसके लिए उन्हें सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया गया है आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू, जिसमें 5 लाख रुपए पर एनएम के हिसाब से उनका इंश्योरेंस जो है वो कवर्ड है, राइट। तो ये फैसिलिटीज है वो इसमें पीएम केयर्स स्कीम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, राइट। हालांकि पहले भी कई बार हम लोग कवर कर चुके, काफी बार। अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, HIMS प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन आएगा ये प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हर एक सिटीजन को एक हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है उनका कहना है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री इस आईडी कार्ड के थ्रू जो है वो देख सकेंगे। तो दिल्ली इस प्रकार का लेकर आएगी, दिल्ली के सिटीजन जितने भी, सबका आईडी कार्ड बनवाया जाएगा, कि वो अगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उस कार्ड का सीरियल नंबर देकर जो है वो अपनी, जैसे कि जो भी डॉक्टर उनका पर्चा जो है वो बनाते हैं, तो वो उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। उस पेशेंट की जो भी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जो है उसमें अपलोड कर दी जाएगी, कौन सी वो पेशेंट दवाई ले रहे हैं, वो सब कुछ इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उनको कोई बीमारी होती है, तो उनके पास्ट मेडिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो देखे जा सकें और उसके अकॉर्डिंग उस पेशेंट जो है उसका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। इवन अपॉइंटमेंट्स वगैरह अगर घर से ही करना है, राइट, तो भी इस हेल्थ कार्ड के थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है, राइट, हॉस्पिटल में। और हेल्थ कार्ड जो है वो एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर फॉर ईच इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट करेगा। यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर कि एक व्यक्ति की हेल्थ जो है वो कैसी, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री से लेकर उसकी अपॉइंटमेंट डेट, सब कुछ इस कार्ड के सीरियल नंबर के थ्रू एक्सेस किया जा सकेगा। और जितने भी सिटीजन 1 से 18 साल की उम्र के हैं, तो उनके पेरेंट के हेल्थ
कार्ड के साथ इनका कार्ड जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। फिर 18 से प्लस के जैसे ही हो जाएंगे तो इनका एक सेपरेट कार्ड जो है वो हो जाएगा, राइट। तो वो या फिर अनलिंक भी जो है वो करा सकते हैं, डी लिंक जिसको बोलेंगे। और जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, 1 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो आईडी कार्ड होगी वो मदर की हेल्थ आईडी कार्ड के साथ जो है वो लिंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, मतलब कि 1 से 18 साल की उम्र के बच्चों को अगर दिखवाना इलाज करवाना है तो उनके पेरेंट्स के कार्ड पर ही इलाज होगा और उनके पेरेंट्स के कार्ड पर ही पूरा उनका रिकॉर्ड जो है वो बच्चों का वो फीड किया जाएगा। फिर बाद में अगर ये सेपरेट हो जाएंगे 18 साल की उम्र के बाद तो इनका जो पूरा रिकॉर्ड इनका सेपरेट आईडी कार्ड में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, फिजिक्स नोबेल की बात करें 2021 की, तो 3 साइंटिस्ट, इनका नाम याद रखिएगा, 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। स्यूकुरो मानेबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोर्जियो पेरिस, राइट, जियोर्जियो पेरिस। तो इनको जो है वो अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2021 का। पहली बार क्लाइमेट साइंटिस्ट को ये अवार्ड जो है वो मिला है, फिजिक्स नोबेल अवार्ड क्लाइमेट साइंटिस्ट को पहली बार दिया गया है। क्लियर। अब देखिए, ये मनाबे और हेसलमैन, इनको जो अवार्ड दिया है, किस फील्ड में काम करने के लिए अवार्ड दिया है, तो द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, धरती के क्लाइमेट का फिजिकल मॉडल जो है वो उन्होंने तैयार किया है, क्वांटिफाई किया है, वेरिएबिलिटी जो है वो और रिलायबिलिटी ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट करने की इन्होंने बताई है इस अपने मॉडल में। यानी कि इनको जो अवार्ड मिला है कि क्लाइमेट चेंज में हमें जो ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेम्परेचर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या कारण है, तो उस पर जो उन्होंने जो अपना मॉडल बनाया है, तो उस चीज के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और जो पेरिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, या पेरिसी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इन्होंने डिस्कवर किया है कि किस प्रकार से डिसऑर्डर या फिर फ्लक्चुएशन होते हैं फिजिकल सिस्टम्स के अंदर, राइट, जैसे कि एटॉमिक से लेकर प्लैनेटरी स्केल में, यानी कि एक सिंगल एटॉम से लेकर पूरे यूनिवर्स में जो भी चेंजेस आते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, तो उसकी खोज जो है वो इन्होंने करी है, राइट। और ओवरव्यू करें इनके काम की, तो मनाबे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो स्टार्टिंग इन 1960s 1960 में ही इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, कितनी तेजी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन जो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उसके पीछे क्या बड़ा कारण है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का। यानी कि क्लियरली इन्होंने 1960 के समय पर ही बता दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा एमिशन होना सीधे सीधे ये संकेत करता है कि टेम्परेचर लेवल या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, राइट। एंड उसके एक डिकेड के बाद, यानी कि 10 ईयर्स के बाद आए हैसलमैन, इन्होंने क्रिएट किया एक मॉडल जिसको इन्होंने लिंक किया वेदर और क्लाइमेट के साथ, जिससे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो रिलायबल होते हैं डिस्पाइट क्योटिक नेचर ऑफ द वेदर। जैसे कि वेदर अगर चेंज होता भी रहेगा तो भी हम अगर क्लाइमेट मॉडल के तहत अगर किसी एरिया को समझें, क्योंकि देखो क्या होता है, वेदर जो होता है वो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों का इवेंट होता है, बट क्लाइमेट जो होता है कुछ महीने, कुछ साल और लगातार सालों का इवेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि इस क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा है, मतलब आप एक लंबे पीरियड का रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है और उसके बाद उस जगह का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, राइट। बट अगर वेदर की बात करें तो वेदर का मतलब आज का वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है, तो बादल कभी हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, राइट, मतलब वो चेंज हो रहा है। जैसे आपने सुबह देखा बादल है, क्या पता शाम तक बादल हट जाए, क्लियर हो जाए स्काई, राइट। तो वो होता है वेदर, कुछ मात्र घंटों से लेकर कुछ दिन या हफ्तों का इवेंट। और क्लाइमेट का मतलब आप महीनों महीनों तक का इवेंट जो होता है तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को। यानी कि लॉन्ग पीरियड वेदर का जो लॉन्ग पीरियड होता है, यानी कि एक जैसा वेदर अगर लंबे समय तक देखने को मिलता है तो उस चीज को हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वेदर भले ही किस प्रकार से भी चेंज क्यों ना हो जाए, बट अगर आप क्लाइमेट मॉडल को स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आएगा कि कैसे वेदर और क्लाइमेट जो है वो लिंक्ड है, किस चीज से। ऑब्वियस ही बात है कि चेंजेस जो है वो किस प्रकार से क्लाइमेट में हो रहे हैं, तो उसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लाइमेट को स्टडी करना बहुत जरूरी है इन डिटेल, राइट। और पेरिसी की बात करें या पेरिस की बात करेंगे तो इन्होंने एक डीप फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बनाया, राइट, ये समझने के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में, तो इसको समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को जो है वो समझने के लिए इन्होंने एक फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल जो है वो तैयार किया। और पिछले साल साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल और
एंड्रिया घेस, इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज जो है वो मिला था ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट है जो थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, वर्ल्ड एयरलाइंस, पूरे दुनिया भर की जो एयरलाइंस है ये कमिट कर रही हैं कि नेट जीरो एमिशन ये हासिल करेंगी 2050 तक। अब नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है? तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब यह है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड को आप एमिट करोगे उतना ही आप कंट्रोल करोगे। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो करने ही नहीं वाले हो, राइट। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट तो होगा बट आप उसे कंट्रोल करोगे, यानी कि जितना आप एमिट करोगे उतना ही आप स्टोर करोगे, या फिर कोशिश करोगे कि जितना आपने एमिट किया है उसका आपने सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप जो है वो फैक्ट्री, यानी कि आपने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री से निकल रहा है बहुत ज्यादा धुआं, पॉल्यूटेंट जो है वो निकल रहा है, राइट। हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो फैक्ट्री से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इस एमिशन को जो है वो रिकॉर्ड किया और इस एमिशन को आपको कंट्रोल करना है, तो आपने पावर प्लांट्स लगा दिए, पेड़ लगा दिए, एफॉरेस्टेशन कर दी, यानी कि उसकी रिसाइकलिंग के लिए आपने व्यवस्था कर दी कि वो रिसाइकल हो जाए, राइट। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 77th एनुअल जनरल मीटिंग हमें देखने को मिली। तो इस समय इन्होंने एक रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के, कि जिसके तहत ये नेट जीरो कार्बन एमिशन को 2050 तक ये अचीव कर सकें। तो IATA का की 77th एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ये चीज सामने आई कि 2050 तक ये नेट जीरो एमिशन को जो है वो हासिल करेंगे। This commitment will align with the Paris Agreement goal for global warming not to exceed 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो ये एग्रीमेंट है ये बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उसी के साथ अलाइन किया हुआ है, यानी कि उसी के साथ जो है वो उसी के इक्विवेलेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है? तो नेट जीरो एमिशन को अचीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती होगी। एविएशन इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना पड़ेगा अपने एमिशन को, राइट। और बढ़ती हुई डिमांड को अकोमोडेट करते हुए, यानी कि जो डिमांड जो बढ़ती जा रही है आज की डेट में, लोग ज्यादातर फ्लाइंग का जो है वो उपयोग कर रहे हैं, राइट। एयर ट्रैवल का ज्यादा पसंद कर रहे हैं एयर ट्रैवल को, राइट। तो क्योंकि वो हमें फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, राइट। तो ये इसकी डिमांड जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादा पैसेंजर्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं जो फ्लाइट का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। तो डिमांड को भी जो है वो फुलफिल करना है और साथ ही साथ एमिशन को भी रिड्यूस करना है। तो इसको बैलेंस करते हुए एविएशन इंडस्ट्री को चलना होगा। एंड टू बी एबल टू सर्व द नीड ऑफ 10 बिलियन पीपल एक्सपेक्टेड टू फ्लाई इन 2050, एटलीस्ट 1.8 गीगा टन ऑफ कार्बन मस्ट बी अबेटेड इन दैट ईयर। मतलब आपको अगर डिमांड को फुलफिल करना है 10 बिलियन लोगों की जो कि 2050 तक फ्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन ये है, तो 1.8 गीगा टन कार्बन को अबेट करना होगा। वैसे ये चीज इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर ओवर नेट जीरो कमिटमेंट इंप्लाइज दैट अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 21.2 गीगा टन ऑफ कार्बन विल बी अबेट बिटवीन नाउ एंड 2050। तो अब अभी से लेकर 2050 तक 21.2 गीगा टन कार्बन को खत्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, राइट, सीमित करना पड़ेगा या समाप्त करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ये वाली चीज इतनी फिगर्स वाली काम की नहीं है। एंड द रेजोल्यूशन डिमांड्स दैट ऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर कमिट टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज विद कॉन्क्रीट एक्शन एंड क्लियर टाइमलाइंस इंक्लूडिंग। तो अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो क्या कदम उठाए कि जिसके तहत वो किस प्रकार से अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए कि ये टारगेट ये अचीव कर सके नेट जीरो एमिशन का 2050 तक। तो फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ब्रिंग लार्ज स्केल कॉस्ट कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल टू मार्केट। तो जो बड़ी जो कंपनीज हमें देखने को मिलती है फ्यूल को प्रोड्यूस करती हैं, राइट, तो उन्हें सबसे पहले ऑल्टरनेटिव चीज जो है वो लानी पड़ेगी, एविएशन फ्यूल, ऑल्टरनेटिव एविएशन फ्यूल लाना पड़ेगा जो कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करे, राइट। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो लाना पड़ेगा सस्ते रेट में, वो भी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट को भी देखना है, कॉस्ट हो जाएगा, फ्यूल अगर महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है फ्लाइट्स की टिकट भी जो होंगी वो महंगी हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, तो फिर और डिफिकल्टी जो है वो बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट और एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी इन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एयर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एयर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी इनएफिशिएंसीज हैं, यानी कि जो भी बैरियर्स हैं, तो उसको कंप्लीट करो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। तो इस पर जो है वो टारगेट करना है। एयरक्राफ्ट और इंजन मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसिंग
रेडिकली मोर एफिशिएंट एयर फ्रेम एंड प्रपल्शन टेक्नोलॉजी। तो वही एयरक्राफ्ट और इंजन मैन्युफैक्चरर्स को भी और अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, जैसे कि आसान और सिंपल शब्दों में कि एयरक्राफ्ट का माइलेज बढ़ाओ भाई, कि कम फ्यूल में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई कर सके, अच्छा फ्लाई कर सके ज़्यादा। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग द नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सप्लाई SAF, तो ये जो एविएशन फ्यूल हम लोग को देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो इसको सप्लाई करने के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है वो काम करे, राइट, यानी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, राइट, बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आवश्यकता है उसको फुलफिल करवाएं। तो विच कंट्री हैव अनाउंस नेट जीरो टारगेट्स, तो कौन सी कंट्रीज ने नेट जीरो टारगेट को अनाउंस किया? तो 2019 में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ये पास किया था जीरो कार्बन एक्ट का। और देखिएगा इस नेट जीरो का जो टॉपिक है ये आपसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर मेंस में तो आएगा ही, नेट जीरो का डेफिनेटली 100%। तो इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल की किस किस कंट्री ने जो है वो नेट जीरो का टारगेट जो है वो अचीव करने के अनाउंसमेंट दिए हैं, राइट, तो वो सब चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। नेट जीरो होता है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको बिल्डअप कर ही दी, क्या पता ऐसे वगैरह में भी इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाए, सिर्फ लिख दें कि नेट जीरो एमिशन का एक टॉपिक है, उस पर आप ऐसे लिख कर दो, तो आपको एक अच्छा सा कुछ नहीं तो 1000 से लेकर 1200 वर्ड का एक अच्छा टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करके चलो इसका, राइट। तो ये चीज़ है। यूके की पार्लियामेंट ने भी एक कानून जो है वो पास किया था जिसमें यूके नेट जीरो एमिशन जो है वो करेगी ग्रीन हाउस गैसेस को 100% तक, राइट, तो ये इसने जो है अनाउंस किया था। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस किया था, राइट, कि एटलीस्ट 50% 2005 के लेवल से, यानी कि 2005 में जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता था उसके कंपैरिजन में 50% एमिशन जो है ये रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। तो ये भी इनका यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से टारगेट है। वर्ल्ड वॉर जीरो वॉज लॉन्च इन 2019, 2019 में वर्ल्ड वॉर जीरो जो है वो लॉन्च किया गया था, टू ब्रिंग टुगेदर अनलाइकली allies on climate change and with the goal of reaching net zero carbon emission in country by 2050, राइट। तो यानी कि जिन कंट्रीज के अंदर ज्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो उनको जो है वो इकट्ठा करना, बुलाना और टारगेट करना कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना है 2050 तक। तो ये वर्ल्ड वॉर जीरो जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 में। यूरोपियन यूनियन भी प्लान लेकर आई फिट फॉर 55 का, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, फिट फॉर 55 प्लान किसका है, तो यूरोपियन यूनियन का है, राइट। तो इसने सभी के सभी अपने 27 मेंबर को कहा कि 1990 लेवल से 55% तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है वो रिड्यूस करो 2030 तक। तो अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डेनमार्क वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, वो इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और गाइस इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एमिटर ग्रीन हाउस गैस की हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस प्लान से बाहर है। आप बोलोगे इंडिया क्यों इस प्लान से बाहर है, तो उसकी वजह हम लोगों ने क्लियरली बताई है कि यार नए नए टारगेट्स को लाने की जगह, राइट, आप पुराने टारगेट पर स्टिक रहो ना। पेरिस एग्रीमेंट जो आपने बनाया हुआ है, उसका जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, आप उसमें स्टिक रहो। क्यों आप उससे जो है वो बाहर जा रहे हो? सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, आप हर एक कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा टॉपर या दूसरा एक एक्सपर्ट, राइट, तो वो अगर आपको जो है वो नया टारगेट बना के देगा तो आप उसको पकड़ लोगे। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी जितनी भी मेहनत है जो आपने खुद के अपने टारगेट्स पर करी है वो खत्म हो जाएगी, वो किसी काम की बचेगी नहीं। तो इसीलिए जो 2022 का जो प्लान लेकर आए, जिसमें आपके लिए EMI फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल है, EMI पर भी आप उस प्लान को जो है वो ले सकते हैं। 2022 का प्लान है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी डिटेल दी हुई है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की प्रॉपर प्लान के साथ, तो उस प्लान को, यानी कि ये जो कोर्स है 2022 का, उसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इस कोर्स में एक सिंगल आपको प्लान दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी 8 महीने के अंदर अंदर बेहतरीन तैयारी जो है वो करवाई जाएगी, रिगरसली तैयारी करवाई जाएगी। और 8 महीने अगर आपने प्रॉपरली अपने आप को दे दिए तो ये मान के चलिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज आपके हाथों में रहेगा। बट शर्त सिर्फ ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। गाइडेंस देने के लिए मैं रेडी हूं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चलना आपको पड़ेगा, रास्ता दिखाने के लिए मैं तैयार हूं, राइट। और मेरे रास्ते पे तो चलोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होना पक्का ही है, राइट, बट मेहनत आपको करनी है अगेन। और देखिए कोई भी अगर क्लेम कर रहा है कि मैं आपको तैयारी कराऊंगा उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, राइट। क्योंकि सच्चाई सिर्फ ये है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। और जो भी अगर आपको बोल रहा है ना कि हमसे जोड़ो, हम आपका जो है वो सिलेक्शन करवाएंगे, तो वो गलत है। सिलेक्शन आपका होगा आपकी मेहनत पर, राइट। और मैं आपके लिए ऐसी प्लान्स लेकर आ रहा हूं, ऐसे टारगेट्स दूंगा जिससे आप मेहनत करने के लिए ही परेशान रहेंगे, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा आपका ब्रेन। और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जैसे कि ये जो 8 महीने होंगे ना, ये आपकी जर्नी को जो है वो बहुत बेस्ट जो है वो बना देंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। और एक्चुअल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए वो चीज यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा।
और पूरी चीज पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स पेपर 1 2 3 4 सब कुछ इसके अंदर कवर है, राइट। तो डिटेल्स वैसे प्रॉपर तरीके से दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, उस डिटेल्स को जो है आप देख लीजिएगा। ईएमआई प्लान भी अब आ चुका है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए प्लान जो है इंडिया का भी कहना यह है कि एक प्लान बनाओ, उस पर स्टिक रहो, राइट। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक प्लान बनाओ, उस पर स्टिक रहो। अब पेरिस एग्रीमेंट आया, उसके बाद फिर कोई नया प्लान आ गया, फिर कोई नया प्लान आ गया, तो ऐसे करके तो आप शिफ्ट होते ही रहोगे और बिल्कुल अपने गोल से जो है वो दूर हटते जाओगे, राइट, नई नई चीज को अडॉप्ट करके। तो ये इंडिया ने कहा है। ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स, अगले 20 से 30 सालों में इंडिया का एमिशन जो है वो काफी तेजी से ग्रो होगा। इवन हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है उसके तहत हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो ऑब्वियस ही बात है मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होना तो पक्की ही बात है, राइट। तो ये वाली चीज भी, ये वाली चिंता वाली बात है। एंड नो अमाउंट ऑफ एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन वुड बी एबल टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज एमिशन। और ऐसा कई सारी रिपोर्ट में ऑलरेडी आ चुका है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जितनी भी अब कोशिश कर लो, राइट, आप जो है वो जो बिगाड़ा हुआ है ना, आपने जो चीजें खराब कर दी उसको आप दोबारा से सुधार नहीं सकते। मतलब कि आप कुछ भी कर लो, आज की डेट में जो आपने टाइम वेस्ट किया है या फिर पिछले 6 महीने में आपने टाइम वेस्ट किया है, या जब आपका यूपीएससी 2020 हुआ था, राइट, या जब यूपीएससी 2021 की जब डेट अनाउंस हुई थी, तब उस समय आपने प्लान किया था कि आपको अच्छी से तैयारी करनी, बड़ा भटक गए अपने प्लान से, नहीं कर पाए, तो वो जो आपने गलती कर दी है ना, वो गलती सुधारी नहीं जा सकती, राइट, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो समय वापस नहीं आ सकता है। ऐसे ही जो हम लोगों ने पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज कर दिए एनवायरमेंट में, उसको वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वही चीज है, तैयारी अब आप करोगे प्रॉपर तरीके से, अगर ठान लोगे 2022 में आपको क्रैक करना है, चाहे कुछ हो जाए, राइट, तो उस पर स्टिक रहना, राइट। उस पर आप भटकोगे तो फिर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। तो वही चीज है कि एक बार बीता हुआ समय जो है वापस आता नहीं है, राइट। तो वैसे ही सेम चीज है, पॉल्यूटेंट जितना हमने रिलीज कर दिया कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते चाहे कुछ कर लो, तो ये भी एक बड़ी चिंता वाली बात है। तो नेट जीरो का मतलब क्या होता है, वो पूरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, थ्योरी में यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। कई बार हम लोग हालांकि नेट जीरो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क और उसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए गाइस, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, इन्होंने रिलीज करी है अपनी एक रिपोर्ट जिसमें ये बता रहे हैं कोरल रीफ, पूरे दुनिया भर में जो कोरल रीफ है उनका क्या स्टेटस है, तो ये पता लग रहा है। और कोरल रीफ का टॉपिक जो है गाइस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। और कोरल रीफ से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो रिपोर्ट जो है वो पहली हम लोग को देखने को मिल रही है 13 सालों में, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना खतरनाक विनाशकारी परिणाम जो है वो देखने को मिला है। बट इट सेड दैट सम कोरल रीफ कैन बी सेव्ड बाय अरेस्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्या ग्रीन हाउस गैस को अरेस्ट कर लेना है, उसको बंद कर देना है जेल में? तो नहीं, लिमिट करना है। अगर हम लिमिट करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को, तो कई हद तक जो है वो हम काफी सारी कोरल रीफ को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो रिपोर्ट्स की हाईलाइट की बात करें तो पिछले 10 सालों में दुनिया में 14% हम लोग को देखने को मिला कि कोरल रीफ जो है उसका नुकसान हुआ, यानी कि हम लोग ने खो दिए हैं कोरल रीफ को 14% तक पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में। और थ्रेट कोरल रीफ को किन किन चीजों से है? ओशियन एसिडिफिकेशन से थ्रेट है, राइट। वार्मर सी टेम्परेचर, गर्म हो रहा है सी का टेम्परेचर। लोकल स्ट्रेसर, जैसे कुछ लोकल स्ट्रेस है जैसे कि ओवर फिशिंग, राइट, पॉल्यूशन, और ये सब चीजें, पॉल्यूशन वाली चीज जो है वो एसिडिफिकेशन के साथ भी हमें देखने को मिलती है। और एसिडिफिकेशन उस कारण भी होता है जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसमें भी एसिडिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एनवायरमेंट की क्लास में अगर आप पहले जुड़े होंगे तो आपको इस बारे में मैंने काफी डिटेल में जो है वो पढ़ाया हुआ है इस टॉपिक को, राइट। और अगर नहीं जुड़े हैं तो यूपीएससी 2022 वाले प्लान में जो है वो जरूर जुड़ जाइए, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ पुअर कोस्टल मैनेजमेंट, ये भी एक वजह है जिसके कारण से कोरल रीफ को काफी ज्यादा खतरा है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है गाइस, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे दुनिया भर में कोरल रीफ जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो वार्मिंग के कारण, गर्मी के कारण काफी स्ट्रेस में है, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल रही है, इनका कलर जो है वो निकल रहा है। अच्छा, मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने ईवीएस की क्लास अटेंड करी हुई है, या फिर अगर आपने एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कोरल जो होते हैं, कोरल वो उनमें जो कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें जो कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो किस कारण होते हैं। तो कोरल्स आपने देखे होंगे, कोरल्स नहीं देखें तो एक बार गूगल करो, कोरल देखो, नीचे हम लोग को देखने को मिलता है कि स्पीसीज होती है एक प्रकार की,
राइट। तो उनमें कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। बट वो कलर जो होते हैं ना वो कोरल के खुद के नहीं होते हैं। जूजैंथली करके एक एल्गी होती है, जूजैंथली करके एक एल्गी होती है जिसके कलर होते हैं, और ये एल्गी जैसे ही मर जाती है तो वो कलर जो है वो खत्म हो जाता है कोरल का, राइट। और कोरल ब्लीचिंग का मतलब यही है कि ये जूजैंथली जो है वो इससे खत्म होती जा रही है, राइट। जूजैंथली कोरल से जो है वो एंड होती जा रही है, क्योंकि कोरल से जूजैंथली एंड होगी तो कोरल जो है वो मर जाएगा, राइट। बट देखो कोरल की एक खासियत बात ये है कि जूजैंथली इसमें वापस आ जाएगी तो वापस जीवित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म तक हम ये कहेंगे कि कोरल को बचाया जा सकता है अगर चीजों को ठीक कर दे तो, राइट। ऐसा नहीं कि कोरल जो है वो एक बार जो है वो मर गया, यानी कि एक बार जो है वो कोरल लॉस हो गए तो उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते, तो रिवाइव कर सकते हैं, तो उसकी रिवाइवल शक्ति भी है। उसके लिए हमें जूजैंथली को जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा। वो तब एक्टिव होंगी जब ये सब जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, अभी ये थ्रेड जो हमने देखा उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, तब ये चीज हो पाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग किस कारण से हो रही है? सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया। अब सी सरफेस टेम्परेचर के कारण बोल रहे हैं कोरल लॉस हुआ है, बट इसका अगर साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से देखें तो वो कोरल का लॉस नहीं हुआ है, वो जूजैंथली एल्गी का जो है वो लॉस हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। ये पॉइंट शायद इस आर्टिकल में जो है वो ना मेंशन हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लॉस ऑफ हार्ड कोरल कवर्स, तो हार्ड कोरल कवर्स का जो है वो लॉस हुआ है और ये चीज देखने को मिली है, राइट। स्टेडली डिक्रीज इन हार्ड कोरल कवर, हार्ड कोरल कवर में डिक्रीज हम लोग को देखने को मिला है पिछले 40 सालों में, सिंस 1978, राइट। जिस समय दुनिया ने 9% कोरल जो है वो एंड कर दिए थे, लॉस्ट हो गए थे 9% कोरल, राइट। और डिक्रीज जो है वो लाइव, यानी कि अभी जो जीवित जो हार्ड कोरल कवर के देखने को मिल रहा है वो एक इंडिकेटर बताई जाती कोरल रीफ की हेल्थ की, यानी कि जितना कोरल जो होगा वो जितना हार्ड होगा, राइट, जितना उसमें बोलते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट जितना ज्यादा होगा उतना वो कोरल जो होगा वो हेल्दी हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो एल्गल ब्लूम की बात करें तो एल्गल ब्लूम तो होता क्या है कि जिस भी जगह पर हम लोग को देखने को मिलेगा इसकी ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा, कोई भी जगह हो, राइट। यहाँ पर अब जैसे कि लेट्स से कि कोरल्स हैं, राइट। अब कहीं पर भी पॉल्यूटेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होने के कारण, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, पानी के अंदर जो स्पीसीज है उनको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, बट वही न्यूट्रिएंट्स अगर एक्सेसिव मात्रा में हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है पानी के लिए, राइट। यानी कि अंडर वाटर स्पीसीज के लिए क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि उसके कारण क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम्स, काफी सारी एल्गी जो होती है वो पानी के ऊपर परत जो है वो बना लेती है, यानी कि सरफेस एरिया पर आकर जो है वो जम जाती है, और उसके कारण क्या होता है, ना ऑक्सीजन पानी के अंदर जा पाता है, ना सनलाइट पानी के अंदर जा पाती है, और इसके कारण नीचे का जीवन जो होता है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वैसे ही ये जूजैंथली जो होती है कोरल रीफ्स के ऊपर वो भी मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम देखने को मिला है 2010 से इसकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट, एल्गल ब्लूम की। और कोरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? तो कोरल जो है ये हालांकि ओशियन फ्लोर का 1% से भी कम हिस्सा जो है वो कवर करते हैं, राइट। बट 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को इसका डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट होता है कोरल रीफ के कारण। और वैल्यू जो है इसके गुड्स और सर्विसेज की जो कि कोरल रीफ प्रोवाइड करती है वो एस्टिमेटेडली हर साल 2.7 ट्रिलियन की हमें देखने को मिलती है, और जिसके अंदर 36 बिलियन यूएस डॉलर का कोरल रीफ टूरिज्म भी शामिल है। यानी कि लोग जो है वो, आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो है वो अंडर वाटर जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, राइट। अंडर वाटर एक ब्यूटीफुल जगह से जो है वो निकलते हैं, जाते हुए हम लोग को जैसे मूवीज वगैरह में भी दिखाई देता है, राइट। तो वो ब्यूटीफुल पत्ते वगैरह जो हम लोग को नजर आते हैं ना वो कोरल रीफ ही है, जो बहुत ब्यूटीफुल जो है वो नजर आते हैं पानी के नीचे। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि कोरल रीफ जो है ना वो मेनली पता है पूरे के पूरे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हेल्दी बनाती है, क्योंकि इन्हीं कोरल रीफ्स के कारण आसपास मछलियां वगैरह जो है, प्रजाति वगैरह जो है दूसरी पानी के नीचे की, वो इनके आसपास रहती है, क्योंकि उनके लिए जो है वो कोरल एज अ फूड के तौर पर काम करती है, राइट, खाने के तौर पर जो है वो काम करती है। तो वाली चीज है। नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ कुड बी नियरली टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर। तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हम लोग को देखने को मिलती है। अब चुनौतियां जो है वो क्या क्या है? तो परसिस्टेंट राइज ऑफ लैंड एंड सी टेम्परेचर, लैंड और सी टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है तो वो एक बड़ा नुकसान है कोरल्स के लिए। सर्वाइवल ऑफ कोरल इज लाइकली टू ड्रॉप बिलो 50% इफ सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री। अगर सी सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो कोरल रीफ का सर्वाइवल जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा। ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स रीफ will bleach by the end of the century unless the world acts together to reduce carbon emission। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो बताया जा रहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 2100 तक
बता रहे हैं कि पूरी तरह से जितनी भी कोरल रीफ्स हैं पूरी की पूरी तरह से एंड हो जाएंगी, ब्लीच हो जाएंगी। तो ब्लीचिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसका ये देखो जूजेंथली, ये हम लोग को एल्गी देखने को मिलती है। मैं इसी का जिक्र कर रहा था आपसे कि ये जूजेंथली एल्गी है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके कलर के लिए और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करती है। और 90% एनर्जी जो होती है कोरल की वो प्रोवाइड करती है जूजेंथली, यानी कि ये होगी तभी जो है वो रहेगा, यानी कि ये सर्वाइव कर पाएगा कोरल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो होती है येलो या फिर रेडिश ब्राउन कलर जो होती है उस टाइप की हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जेली फिश के साथ जो है ये रहती है, मतलब सर्वाइव करती है, मतलब ये जूजेंथली, राइट, कोरल के ऊपर जेली फिश के साथ जो है वो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एंड व्हेन अ कोरल ब्लीचेस इट डज नॉट डाई बट कम्स पेटी क्लोज टू इट। जब कोरल ब्लीचिंग होती है तब वो मर नहीं आती है, राइट, वो बट फिर भी उस कगार में रहती है कि वो जो है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी, बट वो होती नहीं है, राइट। जैसे ही उसकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती तो वैसे ही, यानी कि उसके जैसे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया, जूजेंथली वापस आ गई उसके पास, तो वापस से वो सर्वाइव कर जाता है कोरल, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बस क्लियर है यहाँ तक बातें? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट वगैरह होगा आप लोगों को, राइट, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया उसमें गुंजाइश नहीं है कोई डाउट की। और अभी जो है वो मैंने लाइव लेक्चर जो है वो किया नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि लाइव लेक्चर में थोड़ा सा इशू जो है वो आ रहा है, और मैंने भी पर्सनली नोटिस किया था, राइट। अगर हुआ तो फिर अपन रिकॉर्डेड लेक्चर ही रख लेंगे जैसे कि पहले जो है वो रखते थे, राइट। और गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर हम लोग को देखने को मिला है साबरमती नदी के कंजर्वेशन को लेकर, राइट, साबरमती रिवर कंजर्वेशन को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो सामने आया है, राइट। सुओ मोटो कॉग्निजेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि देखा गुजरात हाईकोर्ट ने खुद से ही एक्शन जो है वो लिया, राइट, कि किस प्रकार से साबरमती नदी में पल्यूटेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लोग जो है वो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह से पानी जो है वो रिलीज हो रहा है, अर्बन एरिया से पानी जो है वो रिलीज हो रहा है, यानी कि गंदा पानी, वेस्ट वाटर जो है वो बिना ट्रीट किए पानी नदी के अंदर जो है वो डाला जा रहा है, जिसके कारण से नदी जो है वो काफी हम लोग को खतरे में जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो सामने आया कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स फाउंड टू हैव डिस्चार्ज पल्यूटेंट्स इनटू साबरमती रिवर इन गुजरात विल नॉट बी प्रोवाइडेड वाटर एंड पावर। मतलब कि जो भी इंडस्ट्री पाई जाएंगी, राइट, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गुजरात के अंदर जो भी इंडस्ट्री पाई जाएंगी साबरमती नदी पे पानी को, पल्यूटेंट्स को जो है वो डिस्चार्ज करती हुई, यानी कि गंदा वेस्ट वाटर विदाउट रिसाइकल पानी को डिस्चार्ज करती हुई पाई जाएंगी, तो उन्हें पानी का कनेक्शन उनका हटा दिया जाएगा, पावर का, बिजली का कनेक्शन हटा दिया जाएगा। और पानी और बिजली के बिना इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब कुल मिलाकर जो भी इंडस्ट्री, सीधी बात यह है कि जो भी इंडस्ट्री पल्यूट करेगी साबरमती रिवर को, तो उस इंडस्ट्री को बंद करवा दिया जाएगा इनडायरेक्टली। तो ये पहली पॉइंट ये बताया। दे विल बी पीनलाइज्ड, नेम्ड एंड शेम्ड, तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी और बाकायदा एडवर्टीजमेंट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी पब्लिक के बीच में कि ये देखो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि नदी को गंदा कर रही है, राइट, नेम्ड एंड शेम्ड। तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, उसका नाम जो है वो उछाल दिया जाएगा, शेम करवाया जाएगा, राइट। जैसे होता है कि कुछ, जैसे कि कोई इंडस्ट्री, कोई प्रोडक्ट है, राइट, वो अगर लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा उइघुर मुस्लिम को लेकर, जैसे एडिडास, नाइकी, तो ये सब जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्यूमा, राइट, तो ये सब ब्रांड जो हैं ये उन कॉटन्स का उपयोग कर रहे थे जिन कॉटन्स को फोर्सफुली उगवाया जा रहा था उइघुर मुस्लिम से, राइट। ये जो एरिया हम लोग को चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस का देखने को मिलता है, जहां पर उइघुर कम्युनिटी को फोर्सफुली जो है वो रखा है चाइना ने, ऐसी काफी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। फिर एक न्यूज आई थी कि इनसे फोर्सफुली जो कॉटन्स का कल्टीवेशन करवाया जा रहा है, उन कॉटन का इस्तेमाल करती है प्यूमा, नाइकी, ऐसी बड़ी ब्रांड्स, राइट। तो बॉयकॉट करने की बात करी थी प्यूमा, नाइकी को, राइट। तो ये चीज जो है वो सामने आई थी, राइट, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, तो ऐसे ब्रांड्स को जो है वो बॉयकॉट करने की बात करी थी। मतलब कि आप गलत करोगे तो आपको, आपका नाम जो है वो इस प्रकार से उछाल दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है। तो वही वाली चीज यहाँ पर बताई इन्होंने कि अगर इंडस्ट्री ऐसी काम करती पाई गई तो उसका जो है वो नाम जो है वो उछाला जाएगा, शेमिंग जो है उसकी करवाई जाएगी, राइट। जैसे पब्लिक को पता लगे, पब्लिक जो है उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें फिर, राइट, या फिर पब्लिक के ऊपर जो है वो छोड़ा जाए कि देखो किस टाइप की इंडस्ट्री है। एंड ऑल सच पल्यूटिंग यूनिट्स विल ऑल्सो बी बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी इंडस्ट्रियल फेयर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इवेंट एटसेट्रा, यानी कि उसके बिजनेस करने के काफी सारे जो स्कोप्स हैं उनको लिमिट कर दिया जाएगा, राइट। वाटर एज अ पब्लिक ट्रस्ट, पानी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का है, राइट। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाटर रिसोर्सेज आर हेल्ड इन पब्लिक ट्रस्ट, वाटर रिसोर्सेज पब्लिक ट्रस्ट के दायरे में आता है। देयरफॉर कोर्ट डिसाइडेड टू यूज द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन टू अप्लाई स्ट्रिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट परमिटिंग म्युनिसिपल बॉडीज और इंडस्ट्रीज फ्रॉम पल्यूटिंग रिवर्स।
तो कोर्ट जो है, जैसे कि पानी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट के दायरे में आता है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये चीज आ सकती है प्रीलिम्स में, राइट। तो इसीलिए कोर्ट जो है वो डायरेक्टली एक्शन ले सकती है इन सब इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट या फिर म्युनिसिपल बॉडीज वगैरह के अगेंस्ट, राइट, जो कि पल्यूट करती है नदियों को, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। चैलेंजेस क्या है, तो साबरमती फॉर 120 किलोमीटर और इट्स 371 किलोमीटर कोर्स इज इन इट्स डेथ थ्रोज, यानी कि मतलब बहुत नुकसान में है, बहुत बड़े खतरे में है साबरमती, राइट। ये बिल्कुल सच है कि ये नदी के पूरे स्ट्रेच में हम लोग को जो देखने को मिल रही है, जो अहमदाबाद में है, आप अहमदाबाद में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगी। मैं गया था इसके ऊपर, मेरा जो छोटा भाई है तो उसने वो करी थी, वो नहीं होता कि एक क्या बोलते हैं, एक जगह पे लटक जाओ और फिर वो रस्सी से जो है वो दूसरी जगह जो है वो चले जाते, तो क्या बोलते हैं उसका नाम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभी याद था, थोड़ी देर पहले याद था, एकदम से मैं भूल गया आपको बताते समय, ऐसा हो जाता है कभी कभी, राइट। तो वो वाली चीज जो है वो उसने करी थी, राइट। तो बड़ी बड़ी चीज थी, मेरा भी मन था करने का बट बड़ा डर लग रहा था, तो अपन ने किया नहीं, राइट। तो एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द रिवर, तो बहुत ज्यादा मात्रा में नदी में पोल्यूटेंट्स मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं, राइट। नेचुरल फ्लो जो है वो नदी का वो रुक रहा है, राइट। तो ये चीज और ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा डैमेज हो रहा है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो सकता है, राइट। और एफ्लुएंट्स, सीवेज जो इंडस्ट्रियल यूनिट से हम लोग को देखने को मिल रहा है रिलीज किए जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली साबरमती नदी में डंप किए जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव बीन प्रोवाइडेड लीगल परमिशन टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज। तो ये सब होने के बाद भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उनको लीगल परमिशन दे दी है, राइट, कि वो ये सब एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है साबरमती नदी के लिए। और रिवर जो है वो हमारी लाइफलाइन है, सिंस वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर आवर एग्जिस्टेंस। नदी नहीं होगी तो फिर हम लोग का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इस प्रकार की एक्टिविटी करना बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो हमें रिवर्स को जो है वो मेंटेन करना है, रिवर साइड को मेंटेन करना है, उसे जो है वो बचाना है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना है इसको रोकने के लिए। और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी अंडरस्टैंड दैट रिवर बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। और हर एक इंडिविजुअल को ये समझने की जरूरत है कि रिवर जो है वो हम सभी की है, इसलिए रिवर को जो है वो पल्यूट नहीं करना है, पॉल्यूशन फ्री बनाना ये सभी का कर्तव्य है। तो ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल की, हर एक सिटीजन की, कि उसको साफ रखना है। अब बात करें साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपको ध्यान में रखना है धेबार लेक, टेबर झील, राइट। तो ये कहां पर है, तो ये अरावली रेंज के सदर्न पार्ट पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो ये वाला लेक कहां पर है पूछ लिया जाए तो राजस्थान ध्यान में रखना है। तो यहां से साबरमती नदी जो है वो ओरिजिन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये फ्लो करती है, उदयपुर राजस्थान से होती हुई साबरकांठा, मेहसना, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये फ्लो करती है। और आफ्टर ट्रेवलिंग अबाउट 371 किलोमीटर, टोटल 371 किलोमीटर ट्रैवल करके ये गल्फ ऑफ खंबत में जाकर समुद्र से जो है वो मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गॉट इट, क्लियर है, राइट। अब देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में चेंजेस की यहाँ पर बात की जा रही है, बट मैं आपका ध्यान जो है वो यहाँ पर रखना चाहूंगा कि ये प्रपोजल है, और प्रपोजल जो है वो हमारे लिए उतने ज्यादा काम के नहीं होते क्योंकि इसमें चेंजेस जो है वो हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, राइट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करने का कुछ प्रपोजल जो है वो सामने रखा गया कि क्या चीज अमेंड की जाएगी, बट जब प्रॉपरली अमेंडमेंट होता है तब उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए अभी अभी के लिए उतना काम का नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जो है वो काम कर रही है, एक जनरल आइडिया लेंगे बस। तो देखो एजेंसी जो है जितनी भी जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की जो हमें देखने को मिलती है, जो एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो एजेंसी इन्वॉल्व है, तो अब उन्हें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ेगी सेंटर से, राइट। ये परमिशन जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत नेसेसरी होती है, बट अब इन्हें मुक्त किया जा रहा है इस कंडीशन लेने से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कि कोई बॉर्डर एरिया है, वहां पर अगर हम लोग को जैसे कि लेट्स से कि वहां पर एक रेलवे लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, जिससे कि हमारी आर्मी जो है वो उस क्षेत्र तक जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंच सके, राइट, उस एरिया तक, उस बॉर्डर एरिया तक। अब इस रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंटर से, फिर उसके बाद जो है वो क्लियरेंस होगा, फिर काम जो है वो शुरू होगा, तो इसमें काफी टाइम जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी एजेंसी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है, बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, तो उन्हें इस प्रकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो एग्जेम्प्ट लैंड एक्वायर्ड बिफोर 1980, तो बिफोर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट, जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो जब लागू हुआ था, राइट, तो पब्लिक सेक्टर बॉडी जैसे कि रेलवेज, राइट, तो इन्हें एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। जैसे कि रेलवेज को अगर मतलब सरकारी जमीन को चाहिए वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशली
वे के लिए यानी कि रास्ते वगैरह के लिए कि उनको अगर ट्रैक वगैरह बिछाना है तो वो बिछा सकते हैं, ऐसी एरिया को जो है वो एग्जेम्प्ट करने की बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्लांटेशन, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो होंगी जो प्लांटेशन का काम करेंगी, एफॉरेस्टेशन का जो है वो काम करेंगी, राइट। और इसके अलावा जो भी ऑयल या फिर नेचुरल गैस है अगर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सप्लोर करना है डीप बीनीथ द फॉरेस्ट लैंड बाय ड्रिलिंग होल्स फ्रॉम आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया के बाहर से अगर वो होल को ड्रिल करके अगर पता लगाना चाहेंगे नीचे तेल है या नहीं है तो उन्हें परमिशन दी जाए, राइट। तो ये चीज जो है वो एक सामने प्रपोजल के तौर पर रखा गया है। बिल्डिंग इन फॉरेस्ट टू ईज ग्रेवियंसेस ऑफ इंडिविजुअल हुज लैंड फॉल इन द स्टेट स्पेसिफिक प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट, किसी स्टेट के फॉरेस्ट एक्ट के तहत, राइट, अगर कोई एरिया जो है वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है और किसी प्राइवेट पर्सन का, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जमीन जो है वो उसके अंदर अगर आ जाती है, राइट, या फिर फॉरेस्ट की डिक्शनरी डेफिनेशन के तहत उस व्यक्ति की जमीन उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ जाती है तो ऑब्वियस ही बात है कि उस फॉरेस्ट एरिया में उस व्यक्ति की जमीन हो जाएगी तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है, और आज की डेट में तो काफी ज्यादा मुश्किल है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पाता किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए, राइट, बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। बट किसी की ऑलरेडी वहां पर जमीन है पहले से और वो क्षेत्र अगर फॉरेस्ट एरिया की कैटेगरी में अगर आ गया तो उसकी प्रॉब्लम्स ये है कि यार अब उसको तो अब रहने के लिए घर जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसको अलाउ किया जाए 250 स्क्वायर मीटर तक के एरिया पर वन टाइम का रिलैक्सेशन जो है वो उसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको अलाउ कर दिया जाए। और पनिशमेंट की भी यहाँ पर बात करी गई कि सिंपल इम्प्रिजमेंट के तौर पर पनिश किया जाना चाहिए और फिर 1 साल तक की सजा जो है वो होनी चाहिए, और नॉन बेलेबल और कॉग्निसेबल भी जो है वो होनी चाहिए अगर जैसे उसने कोई गंभीर अपराध जो है वो कर दिया, फॉरेस्ट एरिया में बहुत मतलब पेड़ का मतलब वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट, जानबूझकर, राइट, डिफॉरेस्टेशन जो है वो कर दिया जानबूझकर, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो करने की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। और इसके अलावा पीनल कंपनसेशन पेनाल्टी वगैरह भी जो है वो लगाई जाए कि उसने जो डैमेज किया है तो उसकी भरपाई के लिए जो है वो पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जाए, राइट। एंड ये सब प्रपोजल्स हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, राइट। तो इस पर जो है वो और काम जो है वो किया जाएगा, फिर फाइनल चीज जब आएगी तब और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस प्रकार के अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता है, तो देखिएगा इसमें स्टेट इज कमिटेड टू अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। आज की डेट में स्टेट जो है वो काम किसके ऊपर कर रही है, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के ऊपर, एफॉरेस्टेशन के ऊपर, राइट। दिस मेक इट हार्डर टू एक्सेस लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय स्टेट्स एंड प्राइवेट एंटिटीज। तो इसीलिए आज की डेट में प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट के लिए भी, इवन जैसे स्टेट को अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करना है तो उनको भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, जमीन को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए या प्रोजेक्ट अपना शुरू करने के लिए, तो उसको ईज करने के लिए, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ये चेंजेस जो है वो लाए जा रहे हैं। और काफी सारी मिनिस्ट्रीज ने जो है वो गुस्सा, अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त करी है कि किस प्रकार से जो रेलवेज और हाईवेज जो बनाए जाते हैं, राइट, तो उसमें उनके पास यानी कि रेलवेज की खुद की जमीन है, एनएचएआई की खुद की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की खुद की जमीन है, बट फिर भी वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। उन्हें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडक्ट करना पड़ रहा है तो उन्हें पहले अप्रूवल जो है वो लेना पड़ रहा है अपनी खुद की जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी। तो ये वाली चीज है, इस चीज पर जो है वो काफी मिनिस्ट्रीज ने जो है वो नाराजगी जो है वो व्यक्त करी है। इवन उन्हें कंपनसेशन आज की डेट में जो है वो पे करना पड़ता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन उनको देना पड़ता है, राइट। अगर उन्हें अपनी खुद की ही जमीन अगर यूज करनी है, राइट, तो उस चीज के लिए उन्हें जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा वहां पर। अगर उन्हें डिफॉरेस्टेशन करना है, जैसे पेड़ वगैरह काटने हैं या फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन भी क्यों ना करना है, तो भी उन्हें कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा, फिर जाकर वो अपने कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकते हैं। और फिर वही ये सब इस सब चीजों के कारण प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, इसके कारण भी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी है। और आज की डेट में काफी सारी जमीन जो है, लैंड जो है वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर आती जा रही है, राइट। तो इसलिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कि उस लैंड का जो है वो उपयोग करना, क्योंकि वो सब लैंड जो है वो फॉरेस्ट या फिर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए की डेफिनेशन में जो है वो आ जा रही है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली और इसी के कारण कई बार काफी सारे पीआईएल वगैरह, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह जो है वो फाइल हो रहा है, और फॉरेस्ट की क्या एक्यूरेट डेफिनेशन होनी चाहिए इस पर जो है वो क्वेश्चन, सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, राइट। और स्टेट को कहा जा रहा है लगातार कि आप फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी वो जो बताओ, बट फिर भी स्टेट जो है वो नहीं बता पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर वो फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन डिफाइन कर देंगे तो उसके पीछे पॉलिटिकल इशूज जो है वो उठने लगेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं, राइट। और प्रपोज अमेंडमेंट जो आज की डेट में अमेंडमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लार्जर रैशनलाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉ, यानी कि जो फॉरेस्ट लॉ जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसको और रैशनलाइज करने के लिए बनाया जा रहा है। बट कई हद तक जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स जो मुझे नजर आए
कि जैसे कि एग्जेम्प्ट जो करना है, कि एग्जेम्प्ट जो किया जा रहा है कि किसी क्षेत्र पर अगर कोई प्रोजेक्ट अगर स्टैब्लिश होगा, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का हो या फिर बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्रपोजल रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि होना ये चाहिए कि इनको एक कमेटी बना देनी चाहिए, परमानेंट कमेटी, राइट, कि जो भी ऐसे एरियाज हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो भी जमीन आ रही है और वहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है, जो गवर्नमेंट करना चाहती है प्रोजेक्ट स्टैब्लिश, तो इस कमेटी के अप्रूवल की आवश्यकता होनी चाहिए और इस कमेटी में एक जज को जो है वो बैठाया जाए, राइट, जुडिशरी हो, एनवायरमेंट की फील्ड से एक्सपर्ट्स हो, राइट, तो ऐसी चीज होनी चाहिए। अब एग्जेम्प्ट करने का मतलब साफ साफ ये हरी झंडी दे देना क्लियरली कि आप जो है वो अपने मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार लॉन्ग टर्म में घोटाले भी हो जाते हैं, जैसे कि कोई पार्टी पावर में है या कोई अथॉरिटी पावर में है, तो उन्होंने अगर जैसे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए एक जमीन जो है वो उसको क्लियर कर दी, प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश कर दिया, बाद में आकर उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दिया किसी प्राइवेट पर्सन को, तो फिर तो ये घोटाला नहीं हो जाएगा? ये डील जो है वो पता लगे आपने 10 साल पहले ही कर ली और 10 साल तक सिर्फ वेट किया कि जिससे कि टाइम जो है वो एक स्ट्रेच हो जाए, जिससे कि चीजें जो है फाइल जो है वो नीचे दब जाए कहीं पे, राइट, और फिर आप किसी और को ट्रांसफर कर दो, 10 साल बाद जो है वो सामने वाले के पास जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये एक बड़ा घोटाला भी जो है वो हो सकता है, बट इसको स्ट्रिक्टली जो है वो करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। लेट्स सी, देखते हैं आगे चल के अमेंडमेंट के अंदर क्या चीज सामने आएगी, तब हम देखेंगे। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है कहीं से पहली बार 1980 में लाया गया था और 1988 में अमेंड किया गया था। स्टेट ने ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है कि कौन सी जमीन जो होगी वो फॉरेस्ट लैंड के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने नेसेसरी बना दिया कि सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे फॉरेस्ट लैंड को यूज करने के लिए, राइट, और इवन फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस ऑल्सो। अगर आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए उपयोग में ले रहे हो फॉरेस्ट लैंड को, तो फिर उसके लिए आपको सेंटर की परमिशन की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी, लेनी पड़ेगी आपको। 1996 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है वो सामने आया था, जिसमें उन्होंने बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, जिसमें हमने अभी बात करी ना कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इस पर हम लोग ने बात करी थी। ये क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू? जैसा हमने बोला नहीं था अभी कि आज की डेट में जैसे कि अगर जमीन रेलवेज की है, NHAI की है, PWD की है, राइट, तो उन्हें भी अगर अपनी जमीन पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सीधे साधारण तरीके से ये है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक हाईवे बना रहे हो, इसमें ऑलरेडी यहाँ पर पेड़ थे, आपने उस पेड़ को जो है वो कटवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेड़ को कटवाया तो कहीं और 2 पेड़ जो है वो लगा दो, तो 2 पौधे लगा दो तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पेड़ जो है वो एनवायरमेंट को कितना बेनिफिट दे रहा है, मतलब कि इससे ऑक्सीजन जो निकल रही है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और फिर वो वैल्यू जो है वो पे करनी पड़ेगी। हर प्रकार की वैल्यू जो है वो क्वांटिफाइड टर्म में जो है वो निकाली जाएगी और फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट बीइंग रेज्ड फॉर डेवलपमेंट टू बी पेड बाय प्रोजेक्ट प्रपोनेंट्स, राइट, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और क्रिएशन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है वो बनाओ, प्रोवाइड करो नॉन फॉरेस्ट्री लैंड को, राइट, कि इन ल्यू ऑफ डाइवर्टेड फॉरेस्ट, तो डाइवर्टेड फॉरेस्ट में डाइवर्टेड वन के बदले, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन जो है वो सब डेफिनेशन इसके अंदर आती है फॉरेस्ट के अंदर, इंक्लूडिंग डिक्शनरी डेफिनेशन ऑल्सो, राइट, तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है कि ये कोर्ट के जजमेंट के थ्रू सामने आया कि फॉरेस्ट लैंड वॉज ओनली दैट was defined by 1927 Forest Act, but court included all areas which are recorded as forest in any government record irrespective of ownership, recognition and classification, तो वो सबकी सब फॉरेस्ट लैंड के अंदर आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड कर दी थी। पहले जो था वो सिर्फ यही था कि जो भी एरिया गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी वही फॉरेस्ट लैंड में आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इस डेफिनेशन को जो है वो ब्रॉड कर दिया था। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ आज का अपना टॉपिक जो है वो पूरा समाप्त होता है। और यूपीएससी 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो वाला कोर्स, राइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल जो है वो कोर्स की आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।